सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। हमारे साथ है सरदार साहब जर्मनी से और काफ़ी दिनों के बाद प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैंने कहा था पाकिस्तान के हालात के मतलब कुछ ना कुछ इनसे पूछते हैं। सर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात? हमारी अदलिया जो है उसकी तो हालत दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही। सर देखें, अदलिया हमारी तो कभी भी जो है वो मिसाली उसकी कारकर्दगी तो रही कोई नहीं कभी भी। हमेशा उसमें आपने देखा मलक कयूम से ऐसे जज और उसके बाद फिर इसी तरह के जज रहे, सारी उम्र ही रहे। लेकिन जिस दिन से हमारे मौलाना फजल रहमान साहब गए थे केस के अंदर, याद होगा आपको, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीछे दरवाजे फिर के गए थे और उन्होंने वहां जाके डिक्टेशन दे के एक फैसला लिखा हुआ फैसले पे उन्होंने दोबारा अमेंडमेंट करवाई थी। मैं बात कर रहा हूँ बाराकसानी केस की जी। उसके बाद के फिर आप देख लें कि न वो सुप्रीम कोर्ट रही है, न वो हाई कोर्ट रही है, न वो अदालतें रही हैं। वो बेनजीर इनको कैगरो कोर्ट कहा करती थी। आप तो मेरे ख्याल में लफ्ज भी नहीं है, अगर आप सोचे उस पर पूरा दिन बैठ के सोचे ना कि इन अदालतों को क्या कहा जाए, तो आपके लिए जो लफ्ज आएगा वो शायद लिखने के काबिल है, बताने के काबिल नहीं होगा उनके पास। तो ये ऐसे ही है। उसके बाद तमाम पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। उन्होंने बाहर से जज लाए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तोड़ा है। उसके बाद आईनी अदालत के नाम पे जो जज बने उनके उनके मामला देख लें। दिलचस्प बात है, परसों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक केस जो है, एक रेप का केस था, उसको नीचे से वो ट्रायल होके गया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को जो वो जना बिल रजा कर दिया है। अब नहीं पता उनको कैसे अलाम हुआ है कि वो इतना ऐसा केस चलने के बाद तो उसकी नेचर बदली कर दी। जिस केस की 20 साल सजा थी वो 5 साल पे आ गया। यकीन 5 साल पूरे भी हो चुके होंगे तो वो बड़ा बरी हो गया। इस तरह की अदालतें, इस तरह का निजाम चल रहा है। तो ऐसे ही है। आप देख लें, जिस तरह कल एक फैसला हुआ, डोगर साहब ने फैसला किया और उसके बाद वो एक अडाक जज है आजम साहब, उन्होंने फैसला किया जिस जहांगीरी का। जिस जहांगीरी वकील रहा है, जब वकील बनता है कोई बंदा तो इनरोलमेंट होती है पहले लोअर कोर्ट में, तो वो तमाम फाइल बनती है, तमाम पेपर लगते हैं, एफिडेविट होते हैं, वो उसकी हो जाती हैं। उसके बाद वो वहां से उनकी वेरिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद उसका लाइसेंस बनता है, फिर वो जब हाई कोर्ट में जाता है फिर दोबारा वो तमाम पेपर जमा करवाता है, फिर उनकी वेरिफिकेशन होती है। फिर इसी तरह करते करते जब सुप्रीम कोर्ट के वकील बनते हैं आप, तो सुप्रीम कोर्ट का वकील बनेंगे, चूंकि हाई कोर्ट के लिए जरूरी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का वकील हो जज बनने के लिए। फिर वहां प्रॉपर पूरा इंटरव्यूज होता है, उसका मेडिकल होता है, पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। अब दिलचस्प बात यह है कि शायद यहाँ के लोगों को मालूम नहीं होगा, जब कोई जज बनता है हाई कोर्ट का तो उससे पहले इंटेलिजेंस इदारे जो होते हैं वो उसकी पूरी वेरिफिकेशन करते हैं कि इसका रुझान क्या है, ये किस सोच का है, उसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन, तमाम वो चीजें चेक करने के बाद जब वो एजेंसियां ओके करती हैं, उसके बाद जो पैनल होता है वो पैनल के पास फिर जाता है वहां पे और उसकी नामजदगी होती है। उसके बाद तमाम वहां भी उसकी तमाम चीजें चेक की जाती हैं। फिर वो साल 1.5 साल डाक रहता है और ये 5 साल जज रहे। अब दिलचस्प बात यह है कि अब ये नहीं कहा उन्होंने कि डिग्री हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं थी या किसी जाली डिग्री थी, उन्होंने कहा जी ये हमने इसको कैंसिल कर दिया पीछे से। अब 20, 25, 30 साल के बाद की डिग्री को जाकर कैंसिल करना हो तो किसी ने दिलचस्प एक कमेंट लिखा, उसने कहा खुदा का शुक्र ये है कि इमरान के बाद डिग्री ऑक्सफोर्ड की थी, अगर पाकिस्तान की होती तो वो भी कैंसिल हो चुकी होती उसकी। तो ये वहाँ की अदालतें हैं, वहाँ का निज़ाम है। लेकिन ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये 70 साल की कहानी है। आपकी अदलिया जो पहले मेरा 168 नंबर पे थी, तो अब मजीद मेरे ख्याल में और 4 पे चली जाएगी। सर ये बताइए कि ये फैसले ऊपर से लिखे भेज देते हैं, इमरान खान को इतनी सजा सुना दो, पीटीआई के लोग जो है यास्मीन राशिद को इतनी सुना दो, ये सब ऊपर से लिखा आता है, इनको पढ़ नहीं होता बस। देखिए मैं आपको मालूम है मैं इमरान का सबसे बड़ा नाकद भी रहा हुआ, सबसे ज्यादा मैं तनकीद भी की है, लेकिन हर चीज की एक हद होती है और एनफ इज एनफ। अभी ये जब जिन दिनों हमारा मामला हो रहा था कि अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ हमारे फील्ड मार्शल साहब का, तो एक जो है वो ऑडियो चल रही थी मुस्लिम उस पे क्या नाम है सोशल मीडिया पे, कि जिसमें हमारी एक बड़ी मोहतर खातून है, उन्होंने कॉल की उनको और दूसरी साइड से एक जो बेनिफिशियरी थे सारे के उनकी थी, और वो कहा गया उनको कि जी देखें आप, उन्होंने कहा जी आप शिकवा किया कि आपने हमारा नोटिफिकेशन नहीं किया और ये सारे मामला पेचीदा होते जा रहे हैं, 27 गुजर चुकी है। तो आगे से जवाब दिया गया कि जी नहीं, वो मियाँ साहब बहुत नाराज है उसमें, और मियाँ साहब ने कहा कि फैज अमीन को भी सजा नहीं हुई है, इमरान को भी तोशा खाना केस की बात आई है, नाम नहीं आया, तोशा खाना केस में सजा नहीं हुई है। ये सारी जो चीजें थी, फिर आगे वाला बंदा कह रहा था कि देखा जी वो वकील जो है
वो उस मामले को लटका रहे हैं और वो कर रहे हैं, उनकी डिले टैक्टर जो होती है वो कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर टाइम लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं कि मियाँ साहब बहुत सारे नाराज हैं जब तक आप ये करेंगे नहीं। उसके बाद नोटिफिकेशन हुआ और फिर वो सारी चीजें हो गई हैं। तो ये काल तो उससे पहले मैं सुन चुका भी था, यकीनन आप इस मीडिया में काम करते हैं, आपकी नजरों से गुजरी होगी, आप अवॉइड करते हैं बात चीजों को जब तक तस्दीक आप नहीं लगाते हैं, लेकिन चूंकि हमारे जो फूड फॉर थॉट होती हैं हम तो सुन लेते हैं वो। तो ये सारी चीजें जो बाद में हुई हैं सारी वो उसी सीक्वेंस में हो रही हैं। और ये जो जज साहब थे जिनकी हम बारे बात कर रहे थे, ये पहले प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं, आम वकील भी रहे हैं, उसके बाद ये सारा उनका, तो इनका केस भी वही था। उन्होंने 3 हल्के जो है वो फॉर्म 47 मंगवाए थे, तो उसके बाद फिर सारे मामला शुरू हुए उनके और उनको पेशकश की गई। पहले उन्होंने बल्कि दरखास्त दी है, कोई दकीश की बात नहीं है। उन्होंने फैसले से एक दिन कबल सुप्रीम कोर्ट में उसी तरह शायद उन्होंने दरखास्त दी है मुतलका कोर्ट को कि जी जज साहब ने मुझे एक जगह प्राइवेट जगह पे मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे कहा है कि जी आप अपना इस्तीफा लिख के मुझे दे दें, उसमें डेट ना डालें। तो जब जो मुझ पर बहुत बड़ा दबाव है कि इसको जज को फारग किया जाए, तो जब वो मुझसे कहेंगे मैं कहूँगी उनका इस्तीफा आ चुका है। तो ये सारी उन्होंने इस्तीफे की बात भी की है। उन्होंने कहा ये भी कहा जज साहब ने कि मुझे जो है वो दबाव भी है, मैं डोगर साहब की बात कर रहा हूँ जो चीफ जस्टिस हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि इन पे दबाव है और एक केस जो है वो जब इनकी कोर्ट के अंदर हो तो वो उस केस को हम डिस्कस कर नहीं सकते हैं, बाहर जाकर उन्होंने डिस्कस भी किया ना से डिस्कस किया, मुझे ऑफर की है। तो ये सारी चीजें मिला के अगर देखेंगे आपको तो फिर एक बड़ी अच्छी सी तस्वीर बनती है। आपने अगर फिर अगला साल आपने पाकिस्तान का करना है, अब हालात देखते जाए कि बंगाल जो है वो दूसरी दुनिया की 16वीं बड़ी इकॉनमी थी और कहा जाता था कि 2040 तक ये तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएगा और दुनिया के सबसे तेजी से तरक्की करने वाला था। लेकिन वो हमारे उलमा ने वहां जाके रौनक लगाई है। उसके बाद देख रहे जूतों में दाल बट रही है। अफगानिस्तान के हालात देख रहे, रात को उन्होंने 4 पाकिस्तानी फौजी जो शहीद कर दिए हैं। उसके बाद जंगबंदी थी वो खत्म कर दी उन्होंने। उसके बाद बॉर्डर भारत वाली साइड पे 2-4 खबरें तो खैर पाकिस्तानी मीडिया खुद तस्दीक, जो नेशनल मीडिया जो कंट्रोल मीडिया वो कह रहा है जी कि जिलम नीलम के उन्होंने पानी बंद कर दिया और चुनाव का बंद कर दिया है। कुछ खबरें ये भी थी कि जी उनकी जो सरहद की तरफ जो है वो मूवमेंट ज्यादा है, वो आम रूटीन से ज्यादा देखी जा रही है। ये सारी चीजें मिला के और इकानमी के हालात जो हैं, आज मैं अभी रात को अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था जिसमें वो इतराफ कर रहे थे हमारे हसन इकबाल साहब कि हमारी इकानमी ठीक नहीं है और जो खदशात है IMF के वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। तो ये सारी चीजें मिला के देख लें, धुंध भी है, उसके बाद मुल्क की हालात भी ऐसे ही हैं, बेचैनी भी है, सरहदों पे बेचैनी है, रीजन के अंदर बेचैनी है, आपका दोस्त कोई नहीं है जो आपके साथ है। उसके बाद आपसे मुतालबात ये किए जा रहे हैं कि जो है वो अपनी गजा में फौज भेजे। इसमें रोशनी की एक किरण थी कि जो अभी कोई 4-5 हज़ार उलमा बुलाए गए और उसका जो कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस का नाम जो था वो था इस्लाम अमन का दीन है। और उसमें कहते हैं कि उलमा को कहा गया था कि जी आप आए तो यहाँ खाना काबा, इमाम खाना काबा भी आएंगे। तो 2000 इमाम खाना काबा से 2-3 तरह के लोगों की होती हैं मामलात होते हैं। शिया मसलक वाले जो है उनका मौक़िफ़ ये था कि हम इसलिए गए हैं कि हमारे बहुत सारे लोग गिरफ्तार थे, हम उनकी बात करेंगे। जो आपका देवबंदी अहले हदीस मसलक है उन्होंने जो अपनी दरखास्तें और वो वजीफे की, चन्नू की बहुत सारी बातें उन्होंने करनी होती है। तो बाकी जो वो खुद के हमदर्दी में गए होंगे, नहीं गए तो वो नहीं गए। जनाब क्या नाम है उनका, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने किए, उनके बारे में कहा यह जाता है कि ये जब लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था उससे पहले उनकी एक मुलाकात हुई थी वज़ीर दाखिला से। उसमें कहते हैं कि उनके ज़र में मायदा हुआ था, एक तो मसजिद मुझे देंगे और मैं सारे मामला कंट्रोल करूंगा, दूसरा मुझे रूयत हलाल कमेटी का जो चेयरमैनशिप वापस दी जाएगी। तो कहते हैं जी वो वादा पूरा नहीं हुआ, उस पर नहीं गए। लेकिन जब अंदर तकरारी शुरू हुई है तो चीफ साहब सब जब आए तो उन्होंने पहले अपनी फौज की तारीफें बयान, जो नॉर्मल बात है जो उसने उनको कामयाबी मिली उस पर बात की उन्होंने। बात करने के बाद जब अफगानिस्तान में बात की उन्होंने तो चूंकि वो जज्बात में आके मौलवियों को गलत जगह में नारे शारे लगाए, नारे लगाने पे वहाँ बात बिगड़ी भी है। उसके बाद फिर उन्होंने इत्तिका की बेसिकी की कि हमने मुल्क को मदरसिस्तान बनाना है और उसके बाद जो कुछ हो रहा है ये ऊंचे पांचे और सारी जो है फिरकों की तालीम दी जा रही है। तो कहते हैं अच्छी खासी छितरोल के बाद जो है और बाद में जाके वो फिर आपको पता है कि नारे भी लगे और उसके बाद हमदर्दी की जो है वो बातें भी की हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो सारी अपनी वो गुगलू से वो पट्टी जाने वाली बात ही थी। और तार अशराफी साहब का तो चूंकि आपको मामला है कि उनका तो मखसूस तरीकाकार है कि वो आने वाली हुकूमत के लिए अपने मखसूस बात के लिए उनके चंद 4 मफादात होते हैं। एक तो मुफ्त उनको मिल जाती है, दूसरा ये है कि जो उनका खेल है मजहब के नाम पे उसको प्रोटेक्शन मिलती है, तीसरा उनको प्रोटोकॉल मिलता है। वो हर हुकूमत के खिलाफ हमायत में होते हैं। जब नवाज शरीफ साथ हो उसके साथ थे वो गया, शाहिद खाकन अब्बासी के साथ थे जब वो गया, उसके बाद इमरान के साथ थे जब इमरान गया उसको लात मारी उन्होंने, इस हुकूमत में आए।
ये हुकूमत जब की, फिर वो उसके खिलाफ बोले, फिर वो सऊदी अरब से क्या किए, आजकल वो उसी हवालों में फिर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक ही चीज को थोड़ी सी बेहतर लगी थी कि शायद रियासत ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं ये इस पे नहीं है, लेकिन जो आप रीजन के हालात हैं, और शायद वो वक्त गुजर गया है, रियासत को जो करना चाहिए था वो वक्त गुजर गया है, अब वक्त कम है। सर ये बताइए, ये बताया जा रहा है शहजाद अकबर साहब को जी ब्रिटिश गवर्नमेंट से रब्ता हो गया, हम वापस ले जाएंगे, ये कामयाब हो सकती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट? वहां पे तो इंसानी को का जनाजा निकला हुआ है। नहीं, वो देखें, उनकी एक तो पहली बात ये है कि वो फॉरेन नेशनल भी है, यानी पाकिस्तान के, उनकी ड्यूल नेशनलिटी होगी। दूसरी बात ये है कि वो ये जो उन क्राइम में जो बड़े बड़े क्राइम होते हैं, कहीं कोई जिसको फौजदारी क्राइम कहते हैं आप, उनको अगर वो तो वो बरतानियन लोग वापस किए भी हैं और वापस बाहर से पाकिस्तान से लेके भी आए। बहुत सारे लोग, आपको पता है कि बरतानिया के अंदर जुर्म करके भागे होते, वो उठा के ले आए। इस तरह के सियासी बयान में मेरा नहीं ख्याल कि उस पर होगा, और बरतानिया ने उसको एक तो रिजेक्ट भी किया है, बरतानिया के अंदर से लोगों ने जो है उस पर रद्द-ए-अमल भी दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात हो सकती है इनके दरमियान। मुश्किल है इनके लिए। और जो ये बात कर रहे हैं, उन्होंने काम करवा लिया। देखें जी, आदर राजा के खिलाफ वो केस हो गया था, एक जो वहाँ पे वहाँ की कोर्ट ने केस किया था, वो जनरल ब्रिगेड साहब वाला, या जनरल साहब थे जो भी। एक ब्रेक तो का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक छोटी सी कहा जा रहा है, वो दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। सर ये बताइए, इंटरनेशनल हालात क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के बारे में? जिस तरह दूरियां बढ़ गई हैं, आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल मुश्किलात होंगी। देखें, अभी तक सारी दुनिया जो उलझी हुई थी वो यूक्रेन और रूस के मामले में उलझी हुई। इससे पहले गजा का मामला था, लेकिन वो मुस्लिम वर्ल्ड का ज्यादा था, बाकी मालिक का तो इतना मामला नहीं था। ये अलग बात है कि उनके आवाम के अंदर बेचैनी थी, वो सड़कों में भी थी और एहतजाज भी कर रहे थे। देखिए, हुक्मरान तबका जो था वो रूपा का हो या बरतानिया का हो या कनाडा का हो या ऑस्ट्रेलिया का, उनका मामला नहीं था। अब जहां से निकल के मामला सारे जो है कि जब यूक्रेन वाले मामला, अल्लाह करे ये मामला हफ्ते 10 दिन में सेटल हो जाते हैं किस तरीके से भी। जंगबंदी अभी तो हो गई है इस पे, ये क्रिसमस दिन जो है इनमें तो बंद है ये। लेकिन अगर यहाँ पे हो जाते हैं तो आप यकीन करें कि ये सारे मामला एकदम सारे उठ के वापस रीजन में चले जाएंगे जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। तो दबाव भी बढ़ेगा, IMF का दबाव भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद आपके खिलाफ जो फौज आप वो हमास के खिलाफ भेजने के लिए आपसे बात हो रही है, वो कुछ भी उसकी कोई भी तस्दीक कर दी जाए, जिस मकसद के अमेरिका मंगवा, सबको पता भी है। आज उसने शाम पे भी हमला कर दिया, वहाँ जो उसके हमले हुए थे उन्होंने हमले कर दिए वहां पे। तो ये सारे मामला इनका ये सारा मरकज और महवर जो है जिस ये वहीं बनेगा कि जहाँ की उन्होंने फील्डिंग लगाई हुई है। जी अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पे जो एक अहम चीज़ है आजकल, जिस तरह अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के ठीक नहीं, इंडिया के साथ ठीक नहीं, और भी मामलात हैं, तो अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं, तो क्या किस तरफ हम जा रहे हैं? हमारे दावे तो ये है कि हम बड़ी अच्छी डायरेक्शन पे जा रहे हैं। देखिए, हमारी रोजी रोटी जो थी ना, वो इस तरह की रोजी रोटी हमारी उसी में थी कि इस रीजन के अंदर इंतजार था और हमारी वैल्यू बनी हुई थी और उसमें हम कमाते थे। देखिए, 70 में अगर दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद से जो पाकिस्तान के हालात बने हैं, अफगानिस्तान के लिए वो ड्रामा दिखाया गया कि रशिया आ रहा है वहां पे, उसके बाद अफगानिस्तान जहाज डॉलरों की आमद, उसके बाद सऊदी अरब की क़यादत में इन सब का सजदा रेज़ाना सारा, वो सारी बातें चलती रही हैं। फिर वो अमेरिका को 9/11 के बाद मौका मिल गया, फिर ये वहां से रहेंगे। अब उसी किताब का अगला सफा शुरू हो गया है कि वो जो जहाज था वो जहाज अब फसाद करार दिया जाने लगा, और उसके बाद अफगानिस्तान की नाकाबंदी कर दी जाएगी, और उसके अफगानिस्तान के देखे अद्वियात भेजनी बंद कर दी गई है, खुराक भेजनी बंद कर दी गई है। मैंने कहा रात को उसने हमला करके 4 हमारे फौजी अफसर शहीद कर दिए हैं। और उसके बाद आप इंडिया वाले हालात भी देख रहे हैं, आप अपने मुल्क की इकानमी को देख रहे हैं, मुल्क के अंदर जो सियासी इंतशार है वो देख रहे हैं, मुल्क के अंदर आप इदारों के अंदर कमजोरी जो है वो देख रहे हैं। आपने अदलिया की पहले बात की आपने, किसी मुल्क के अंदर भी जो है वो अदलिया ही सबसे बड़ा एक अहम रुकन होती है, इदारा होती है कि जो कोई इन्वेस्टर आएगा तो वो उसको देख के आता है, किसी तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो उसको देख के आती है। मुल्क के अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई इदारा खड़ा करना हो, किसी तरह के मामला हो, तो वो सारे उसी को देख के। लेकिन जिस तरह की अदालतें बन चुकी हैं, जिस तरह की ये सारा निजाम है, तो मेरे ख्याल में आप उसका एक दूसरी मिसाल देख लें आप, इस साल 85,000 लोग जो हैं वो 85 लाख जो लोग हैं
ये लोग वहां से भागे हैं। और ये सारे वो लोग भागते हैं लोअर मिडिल क्लास के, किसी ने घर बेचना होता है, किसी प्लाट बेचना होता है, गाड़ी बेचना होता है, किसी कर्जा लेके भागना होता है, ये सारे वहां से भागे हैं। और कल मैं आपका परसों प्रोग्राम सुन रहा था जो आपने इरफान साहब के साथ किया था कि सऊदी अरब में सऊदी वो बताते नहीं हमारे लोग शायद, या मीडिया में नहीं आता है, 10 से 12 हजार लोग जो है वो खाली ईरान के अंदर जो है वो गिरफ्तार भी किए गए हैं। और वो वहां मांगने वाले बहुत शुक्रिया सर। बाजारात चुके। जी जी बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि